बजट सत्र के बीच ममता बनर्जी ने कोलकाता से निकलकर राजधानी दिल्ली में मोर्चा खोल रखा है। एसआईआर पीड़ित परिवारों और काला लिबास। चुनाव से पहले दीदी ने केंद्र सरकार को घेरने का रोडमैप रेडी कर लिया है। ममता का आरोप है कि एसआईआर की आड़ में जीवित लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काटे गए हैं। ये लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। ममता का आरोप है कि बंगाल के लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें घुसपैठिए और रोहिंग्या बताया जा रहा है। क्या चुनाव आयोग को कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्या मिला है? पीड़ित परिवारों के साथ ममता दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। उनके निशाने पर चुनाव आयुक्त और केंद्र सरकार है। एसआईआर के मुद्दे पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है, लिहाजा माहौल गर्म है। दूसरी तरफ चुनाव से पहले बंगाल में ईडी का एक्शन भी देखने को मिल रहा है। अवैध कोयला खनन और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने 10 जगहों पर रेड की है। आईपैक मामले में पहले से ही ईडी और दीदी आमने सामने हैं। ईडी के एक्शन और एसआईआर पर दीदी की टेंशन की पूरी खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि कैसे ममता ने दिल्ली में मोर्चा खोल रखा है। टीएमसी नेताओं के साथ ममता बनर्जी सोमवार को दिल्ली पहुंची, जहां बंग भवन में उन्होंने उन पीड़ित लोगों से मुलाकात की जिनके परिवारों के नाम एसआईआर में काटे गए हैं। इस दौरान दिल्ली पुलिस के पहुंचने से हंगामे जैसी स्थिति हो गई। ममता ने बंग भवन के बाहर दिल्ली पुलिस की तैनाती पर नाराजगी जताई और बंगाल पुलिस को बुला लिया। सोमवार को ममता पीड़ित लोगों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची, लेकिन मीटिंग में आयोग का जवाब सुने बिना ही निकल गई। ममता ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने चुनाव आयोग पर जमकर हमला बोला। दोपहर 3 बजे ममता बनर्जी ने पीड़ित परिवारों के साथ फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने चुनाव से पहले एसआईआर की मंशा पर सवाल खड़े किए। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ित लोगों को अपना बचाव करने का मौका नहीं दिया जा रहा। हम लोग को ह्यूमिलिएट किया है, हम लोग को बात बोलने का बाद रिप्लाई नहीं दिया है ठीक से, ठीक ढंग से। हम लोग को सम्मान किया है, हम लोगों को इंसल्ट किया है। इसी के लिए हम लोगों ने उसको बॉयकॉट करके चलाया मीटिंग। अगर वो बीजेपी उसका पक्ष में है, जो मर्जी बीजेपी कहेगा उसको वो करेगा, तो हमारा भी जनता हमारे साथ में है, हम मैदान में लड़के लेंगे। तो इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रुपया देता है, अगर स्पेशल डिवीजन करते हैं बीएलओ को रुपया क्यों नहीं देता है? उसको जितना फैमिली को डेथ हो गया रुपया क्यों नहीं दिया है? हमने तो बहुत सारे फैमिली को हेल्प किया, आपने क्यों नहीं किया? ये आपका जिम्मेदारी है। एक बीएलओ तो इलेक्शन कमीशन का खिलाफ में एफआईआर करके गया सुसाइड करने का पहले। इतना आदमी मर गया एक पॉलिटिकल पार्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए। इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? एक ऑफिसर को खिलाफ में आप एक्शन लेना चाहते हैं, उसका गलती हो तो स्टेट गवर्नमेंट देखेंगे, लेकिन आपका गलती का क्यों माफी होगा? ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर से पीड़ित परिवारों की लोकतांत्रिक आवाज को दबने नहीं दिया जाएगा। चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने क्या आरोप लगाए हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि पहले फेज में ईसी ने 58 लाख नाम हटा दिए। पीड़ितों को फॉर्म 6 भरकर बचाव का मौका भी नहीं दिया गया। ममता का आरोप है कि उन्होंने आयोग को 6 पत्र लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने सवाल उठाया कि जब बंगाल में 2002 में एसआईआर हुआ था, तो फिर चुनाव से ठीक पहले एसआईआर क्यों कराया गया? ममता का आरोप है कि एसआईआर में जिंदा लोगों को भी मृत घोषित कर दिया गया। एसआईआर के दौरान कई बीएलओ कर्मियों की मौत हुई। कुल 150 लोग मारे गए, जिसके लिए आयोग जिम्मेदार है। ममता ने कहा कि बंगाल में अवैध तरीके से इलेक्टोरल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। ममता ने सवाल किया कि यह प्रक्रिया सिर्फ विपक्ष शासित चुनाव वाले राज्यों में ही क्यों, असम में क्यों नहीं? क्या बिना किसी योजना के 2-3 महीनों के भीतर इसे कराना संभव है? घुसपैठियों पर ममता ने कहा कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। घुसपैठियों को लेकर झूठा प्रचार किया जा रहा है। बीजेपी के नेता बंगाली बोलने वालों को भी बांग्लादेशी बताते हैं। एसआईआर पर ममता की राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गया है। रणनीति तो हम बताएंगे, हम फील्ड छोड़ेंगे नहीं, हम एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। अगर वो निकाल भी दे, हमारा तो भरोसा है जस्टिस मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो तब सोचा जाएगा कैसे करेंगे, लेकिन बीजेपी नहीं आएंगे बंगाल में। पीपुल्स हेट बीजेपी। ममता बनर्जी तो चोरी और सीना जोड़ी कर रही है।
चोरी क्या है? एसआईआर में उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया, अधिकतर को, 98-99% को। और चुनाव आयोग को ये छूट है कि देश में से किसी भी अधिकारी को कहीं ऑब्जर्वर बना दे। तो ये सारे अधिकारियों को टीएमसी का कार्यकर्ता बना दिया और ऐसा नौटंकी करती हैं, महिला का प्रिविलेज लेती है। ममता बनर्जी ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया एनआरसी से भी ज्यादा खतरनाक है। सोमवार को भी उन्होंने कहा था कि एसआईआर की आड़ में एनआरसी हो रहा है। जिन एसआईआर पीड़ित लोगों को लेकर ममता दिल्ली पहुंची है, जिनके परिवार के लोगों को इस दौरान मौत हुई है, उनका क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। देख सकते हैं काले कपड़ों में वो सारे लोग जो एसआईआर के विरोध में यहाँ ममता बनर्जी के साथ बैठे हुए थे वो आए हैं। और काले कपड़े क्यों पहने आप लोगों ने? क्या हो गया? बोलने को मना किया गया है? चलेंगे। क्या हुआ? क्यों आए थे आप लोग यहाँ पे? एसआईआर कर लिया। एसआईआर क्या एसआईआर से क्या दिक्कत है आपको? पापा मर गया। काले वस्त्र क्यों डाले आपने? वजह क्या है? ये काला जो एसआईआर जो हो रहा है ना, जानलेवा एसआईआर है ये। मतलब आपका नाम नहीं है ऐसा गलती है। बात करने दीजिए। अरे सर बात करने दीजिए ना। करेंगे। बात कर रहे हैं लोग, तक बात करने दीजिए ना। बंगाल में एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है। प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई है। ममता बनर्जी की ओर से भी याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में ममता मौजूद रह सकती हैं। याचिका में निर्वाचन आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिका में बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया को मनमाना और अलोकतांत्रिक बताते हुए वैधता को चुनौती दी गई है। आइए समझते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बंगाल में आखिर ममता इतनी हमलावर क्यों हैं। दरअसल एसआईआर की प्रक्रिया में बंगाल में 58 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, जिससे आगामी चुनाव में तस्वीर बदल सकती है। बंगाल में पहले 7 करोड़ 66 लाख वोटर थे, जबकि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 7 करोड़ 8 लाख वोटर बचे हैं। 58 लाख 20 हजार से ज़्यादा नाम कटने से ममता बनर्जी का पारा गर्म है। जिन 58 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं, उनमें 24 लाख 16 हजार को मृत बताया गया है, जबकि 19 लाख 88 हजार लोग दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं। 12 लाख 20 हजार लोगों को आयोग ने लापता घोषित किया है। इतनी ज़्यादा संख्या में नाम कटने से बंगाल में सियासी उबाल है। बंगाल ही नहीं, यूपी में भी एसआईआर को लेकर तकरार जारी है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है कि फॉर्म 7 को लेकर पूरे प्रदेश से खबरें आ रही हैं। बीजेपी एसआईआर में बड़े पैमाने पर धांधली कर रही है। फॉर्म 7 को लेकर के पूरे प्रदेश से जगह जगह से खबर आ रही है और जानकारी और जो सूचना मिल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े पैमाने पर धांधली की तैयारी कर रही है। फॉर्म 7 की धांधली के सबूतों के बाद हमारी मांग है कि डाउनलोडेड फॉर्म के सत्यापन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो। सत्यापन की व्यवस्था। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही अखिलेश यादव ने कोलकाता जाकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और एसआईआर के मुद्दे पर उनका समर्थन किया था। अखिलेश ने कहा था कि एसआईआर ही एनआरसी है। इस बीच यूपी के देवरिया में एसआईआर प्रक्रिया में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहां अबूबकर नगर उत्तरी इलाके में रहने वाले अंजुम रहमान के मकान में 7 ऐसे मतदाताओं के नाम दर्ज पाए गए हैं जिन्हें मकान मालिक जानता तक नहीं है। सवाल यह है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद ऐसी गड़बड़ी कैसे संभव है। लोगों का आदर्श उसका जैसे मान लीजिए एक किसी कास्ट का भी नहीं है। जैसे कुछ मदेशिया हैं, कुछ सिंह हैं, कोई गुप्ता लोग हैं। अब हमारा तो कोई किराएदार भी नहीं हमारे के यहाँ और ना हमारा मकान का डिवाइडेशन हुआ है। हम दोनों भाइयों का सम्मिलित ही रहते हैं, सम्मिलित ही मकान है और इन लोगों का कैसे जुड़ा हुआ ये तो जांच का विषय है। ये लोग आपके परिवार का नाम है और हमारे परिवार का नाम है
और उसके अलावा 7 लोगों के और नाम जो है उसी मकान नंबर पे जोड़ दिए गए हैं। एसआईआर में वोटर लिस्ट से गलत नाम हटाने की बजाय गलत नाम कैसे जोड़ दिए गए, ये सवाल है। बंगाल में भी ममता बनर्जी ने कई तरह की धांधली के आरोप लगाए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब देखना यह है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाता है और ममता की मोर्चेबंदी का क्या असर होता है। दूसरी तरफ एसआईआर पर मोर्चेबंदी के बीच बंगाल में ईडी का एक्शन भी देखने को मिला है। राज्य में 12 से अधिक स्थानों पर ईडी ने छापा मारा है। कोयला घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने कोलकाता, दुर्गापुर, आसनसोल कई स्थानों पर कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसी मनी ट्रेल की तलाश के लिए साक्ष्यों की पड़ताल कर रही है। इस मुद्दे पर 8 जनवरी को ईडी ने कोलकाता में आईपैक के ऑफिस पर रेड डाली थी, जिसके खिलाफ ममता सड़क पर उतर गई थी। ममता सीधे पुलिस को लेकर आईपैक के ऑफिस पहुंच गई थी और ईडी अधिकारियों से इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए थे। इस मुद्दे पर दिल्ली तक राजनीति गर्म हुई थी और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट ने बंगाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने दे। कोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर पर भी रोक लगा दी थी। इस मुद्दे पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है। फिलहाल इस मुद्दे पर सुनवाई 10 फरवरी तक स्थगित है, लेकिन ईडी ने ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस के खिलाफ केस दर्ज करके और सीबीआई जांच की बात कही है। मतलब ये है कि चुनाव से पहले बंगाल में एसआईआर और ईडी के मुद्दे पर आर पार की जंग छिड़ी हुई है। ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ हमलावर हैं और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर संगीन आरोप लगा रही हैं। टीएमसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है और इसको लेकर कांग्रेस समेत सभी पार्टियों से बातचीत चल रही है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग लोगों का वोटिंग राइट छीन रहा है। इम्पीचमेंट का ले आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, जो माने जिस तरीका से वो एसआईआर कर रहे हैं और उस तरीका का गलत है और पीपल्स का, हर देश का पूरा नागरिक का वोटर राइट को अफेक्ट कर देते हैं। वो नहीं चाहता है कोई वोटर रहे। हाँ, तो इसलिए हम लोग उनका जो इल मोटिव है उसका एगेंस्ट में हम लोग इम्पीचमेंट का चिंता किया है। हम लोग बात भी कर रहे हैं, बात करने से चुनाव आयुक्त के खिलाफ दीदी फुल एक्शन में है। दूसरी तरफ बीजेपी ने घुसपैठ और कोयला घोटाले के मुद्दे पर मोर्चा खोल रखा है। सड़क से लेकर संसद तक और चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक संग्राम जारी है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनंत अमित हैं, मेरे साथ एहतेशामुल हक साहब हैं जो कि नेता हैं टीएमसी के, मेरे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सबसे पहले हक साहब आपसे जानना चाहूंगा, क्या आपकी पार्टी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रही है, जिसका संकेत आज कल्याण बनर्जी ने दिया है, और क्या इसके बारे में बाकी पार्टियों से बात करेगी? जी दीपक चौरसिया जी, जो आज बात जो आपने कहा है बिल्कुल सही है। इम्पीचमेंट की बात जो हमारे कल्याण बंदोपाध्याय ने की है बिल्कुल सही है और इस तरह का बात होने जा रही है। कल की जो देखे होंगे आप, हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने जब चुनाव आयोग से जब मिलने के लिए गए लेकिन उनसे संतुष्टि नहीं मिली और उस हिसाब से जो व्यवहार भी समझिए सही से नहीं किया गया मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार जी। आप सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री हमारे चुनाव आयोग के दफ्तर में गई लेकिन उस हिसाब से सेटिस्फाई नहीं हुआ, वो इत्मीनान नहीं हुई। उनको जब सवाल कर रहे हैं तो वो टोल मटोल करके जवाब दे रहे हैं। इस वजह कर उन्होंने वहां से कुछ ही देर ये करने के बाद में वहां से फिर बाहर जाकर करके उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया कि ये चुनाव आयोग जो है ये समझ लीजिए कहीं न कहीं ये केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और जो हमारे यहाँ हमारे विपक्षी पार्टियों को किसी तरह का समझ लिए नजरअंदाज कर रहा, किसी की बात सुनी नहीं जा रही है। इसलिए दीपक जी कल देखे होंगे और आज हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली में की गई है। तो इसलिए ये जो केंद्र सरकार एसआईआर का बहाने से लेकर करके जिस हिसाब से ये उपयोग नहीं दुरुपयोग हो रहा, ये शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा। शुद्धिकरण एसआईआर एक प्रक्रिया 1952 में से लेके चल रहा है। इससे पहले 2002 में चौरसिया जी हुआ था जिसका टाइमिंग 2 साल का टाइमिंग दिया गया है, लेकिन इतने कम समय में ठीक है 58 लाख लोगों का नाम
निष्कासित हुआ है, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन 1,36,00,000 लोगों को बुलाया जा रहा है। ये कितनी बड़ी, कहीं न कहीं समझिए पश्चिम बंगाल में सत्ता बनाने की कोशिश जबरदस्त। इसके मतलब चुनाव आयोग को सामने रख करके जितने भी एजेंसी है, समझिए कि इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को तो ठीक है। इस्तेमाल किए बंगाल के विरुद्ध में, लेकिन अभी हर हाल में समझिए कि केंद्र के मुख्य चुनाव आयोग को इस्तेमाल कर रही है। और पहले नेता समझिए कि जनता चुनता था नेता को, लेकिन अभी नेता चुन रहे हैं वोटर को। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। हम किस मतलब जो अभी देश की क्या परिस्थिति है, यहाँ जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जितने भी एजेंसी है जो काम कर रही है, ये कहीं न कहीं समझिए देश की हालात को जो है आने वाले दिनों में बहुत ही बद से बदतर की ओर ठीक ले है। जा रही है। और केंद्र के उनको तो निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन निष्पक्ष जो है वो नहीं है। और ठीक वो है, जांच इशारे पर एजेंसियां काम कर और रही है, जिसका चुनाव जितना आयोग ज्यादा- निष्पक्ष नहीं है। अनंत अमित जी, महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार हो रहा है, क्या कहेंगे? टीएमसी और अन्य पार्टियां महाभियोग प्रस्ताव ला सकती है सीईसी के खिलाफ। दीपक जी कहते हैं ना, आगे घोर अंधेरा है जब पहरेदार ही लुटेरा है। माननीय ममता बनर्जी जी ने जिस तरीके से, हमें लगता है कि ममता दीदी की ममता समाप्त हो चुकी है। न वहां के सांसद सुरक्षित है, न वहां के विधायक सुरक्षित है, न वहां के वोटर सुरक्षित है। और कल जिस तरीके से उन्होंने अपना आचरण दिल्ली में आकर, और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि तुरंत 1.5 घंटे की मुलाकात थी ईसीआई के ऑफिस में, उसके बाद वो दिल्ली पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही कि आप हमारी, अरे साहब, आपके नेत्री को जेड+ की सुरक्षा मिली हुई है, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बनती है उनकी सुरक्षा को लेकर, और बंग भवन के अंदर तो कोई जा नहीं रहा था। दूसरी बात दीपक जी, आज जिस एसआईआर की बात हो रही है, एक व्यक्ति ऐसा है दीपक जी, इलेक्शन कमीशन ने अपने एफिडेविट पर लिखा है जिसके 400 बच्चे हैं, एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके 300 बच्चे हैं, एक व्यक्ति ऐसा मिला जिसके 310 बच्चे हैं, एक व्यक्ति ऐसा मिला जो 64 साल का बुजुर्ग है और उसके एक बेटे की उम्र 59 साल है, एक बेटे की उम्र 60 साल है, यानी कि 5 साल में वो पिता बन गया। ये वोट का शुद्धिकरण होना बहुत जरूरी था। और दूसरी बात, आज जिस तरीके से ईडी की बात की, ईडी में लाला के काला खेल का पर्दाफाश हो चुका है, और जिसमें पूरी ममता दीदी की पूरी कैबिनेट और तमाम नेता उसमें शामिल है। जिस तरीके से ईडी को जानकारी मिल रही है और ईडी को लाला बता रहा है कि हम काला के खेल में किनको कितना पैसा दे रहे थे, और ऐसे समय पर यह पुराना केस है, लेकिन लाला ने सबकी पर्दे खोल दी है। इसीलिए ममता दीदी की घबराहट ये बता रही है, उनकी हताशा बता रही है कि दिल्ली की सड़कों पे घूम रही हैं। ठीक है हक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो बात है वो ये है कि क्या आप चाहते थे कि बीएलओ कर्मी टीएमसी कर्मियों की तरह बिहेव करें? और क्या कल जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस रिलीज आई उसमें कहा गया कि ममता बनर्जी अपनी बात कहती रही, ज्ञानेश कुमार को समझाते, उससे पहले ही मेज पर उन्होंने जोर से मुक्का मारा और उसके बाद उठ के चली गई? ये हकीकत है क्या? ये किया ममता बनर्जी ने? ऐसा आरोप चुनाव आयोग लगा रहा है, प्रेस रिलीज आई है उनकी तरफ से। जी दीपक जी, सबसे बड़ी बात है, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री जब मुख्य चुनाव आयोग के दफ्तर में वो अपने पिटीशन लेकर के जब गई हैं, बात रखने के लिए गई हैं, तो उनको उसी हिसाब से संतुष्टिजनक आप जिस हिसाब से सवाल कर रहे हैं, इतने बड़े चैनल पे इतने लोग पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, हम जवाब दे रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं, तो संतुष्टि मिलनी चाहिए। लेकिन जिस हिसाब से संतुष्टि नहीं मिल पाया, 1 घंटे का वक्फा बीतने के बाद में वो फिर टेबल पर हाथ ये कर करके वो फिर बाहर गुस्से से निकल गए। देखिए, किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो, जिनको 10 करोड़ समझिए 7.5 करोड़ जनता ने चुन कर करके उनको वहां राज्य में मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये चुनाव आयोग के जो प्रमुख है, इनको तो एक डेकोरम होना चाहिए, इनको एक हिसाब से सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस तरह के संवैधानिक पद पर बैठ कर करके एक राज्य की महिला मुख्यमंत्री को इस हिसाब से डेलीगेट जो उनके गए हैं, जो 10 जन गए हैं, जिसको जो मृत्यु साबित कर दिया चुनाव आयोग ने एसआईआर के माध्यम से, लेकिन वो जीवित है, वो एविडेंस लेके गए थे कि जिनको आप मुर्दा करा दिए गए हैं वो जिंदा है। और जो बीएलओ को लोग जो मारे गए उन परिवारों को ले गए हैं। तो ये अपनी बात रखने के लिए चुनाव आयोग के पास गए हैं, तो चुनाव आयोग को तो धैर्य से अपनी बात उनकी सुनना चाहिए, न कि इस तरह की समझ लिए कि मुख्यमंत्री के साथ में जिस हिसाब से व्यवहार जो किया है यह असंतुष्टिजनक है। ये कहीं न कहीं समझ लिया अवमानना है, और एक मुख्यमंत्री का समझ लिया ये अपमान केंद्र के इशारे पे मुख्य चुनाव आयोग कर रही है। दीपक जी,
केंद्र के इशारे पर एक मुख्यमंत्री का अपमान हो रहा है। अनंत अमित जी, पहला सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि आप तो कहते थे एसआईआर से घुसपैठिए मिलेंगे, घुसपैठिए मिलेंगे। घुसपैठिए ना बिहार के अंदर मिले, घुसपैठिए ना पश्चिम बंगाल के अंदर मिले, क्योंकि जिन 3 कैटेगरी के नाम काटे गए हैं एसआईआर की लिस्ट में, उसमें तो घुसपैठिए कहीं नहीं है। दीपक जी, सर्वप्रथम तो जिस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठा हुआ ईसीआई जो है ऑटोनोमस बॉडी है और संविधान के द्वारा बनाया गया ये बॉडी है, ये सरकार इसका नियंत्रण नहीं करती है, ईसीआई स्वयं चलाती है। पहली बात, इससे पहले भी ये 6ठी बार शुद्धिकरण हो रहा है बोर्ड का, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले बंगाल में यही माननीय ममता बनर्जी जी लोकसभा में एसआईआर के मुद्दे को लेकर स्पीकर के ऊपर पेपर फेंक कर पार्लियामेंट से बाहर हो जाती है, और आज वही वो सत्ता में है। और चूंकि उनको सत्ता इसलिए डरा रहा है कि घुसपैठियों, बांग्लादेशियों और रोहिंग्यों के सपोर्ट से जिस तरीके से चुनाव जीतते हुए आ रही थी, पिछले 15 वर्षों से उनकी सरकार है, इस बार एसआईआर के बाद वो सारे लोग बाहर जा रहे हैं। और जिस तरीके से बॉर्डर पे भीड़ लगी हुई है भागने वालों का, ये दर्शा रहा है। और दूसरा प्रश्न आपने दीपक जी पूछा कि जिस तरीके से घुसपैठियों की बात है, देखिए बिहार चुनाव में एसआईआर के बाद जिस तरीके से बिहार का चुनाव का परिणाम आया और एसआईआर में वहां की घुसपैठियों मुद्दा बिहार में भी था, बंगाल में भी है। नहीं, घुसपैठिए हटे कहाँ है एसआईआर से, ये तो बताइए। कितने घुसपैठिए मिल गए एसआईआर में, ये भी बताइए ना। आप तो कह रहे थे घुसपैठिए हटाएंगे इसलिए एसआईआर हो रहा है। दीपक जी, दिल्ली जैसे जगह में भी अभी 38 लोग पकड़े गए। बस 38, आप तो करोड़ों की बात करते हैं। लगातार पकड़े जा रहे हैं। और उसके बाद बस 38, आप तो करोड़ों की बात करते हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि हमारी सरकार बनते ही जो घुसपैठिया जो आने का जो सिलसिला है, चूंकि ये जमीन नहीं दे रहे हैं, वहां पे हम बॉर्डर पे उनको फेंसिंग नहीं कर पा रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी वो भी होगा। और सारे घुसपैठिए जो हैं वो तो अंदर आएंगे नहीं, जो अंदर है वो भी बाहर जाएंगे। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, फॉर्म 7, उनका अखिलेश जी का कहना है कि फॉर्म 7 को लेकर एसआईआर में धांधली हो रही है, 2-3 दिन आपके यहाँ प्रक्रिया के बाकी हैं। और उनका यह कहना है कि जो डाउनलोडेड फॉर्म्स हैं उनके सत्यापन की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। आपका क्या आरोप है इलेक्शन कमीशन पर, आपका क्या आरोप है एसआईआर की प्रक्रिया पर, बताइए। कि सबसे पहली चीज तो कि जब एसआईआर उत्तर प्रदेश में हुआ तो चूंकि बिहार में हो चुका था, हम लोग सतर्क, और सतर्कता ही बचाव होती है। बावजूद इसके आप कितना सतर्क हो सकते? अगर आपके खिलाफ कोई चोरी पे उतर ही जाए, डकैती पे उतर ही जाए, आपके ऊपर कट्टा लगा ही दे, तो आप क्या कर लोगे? और वही हाल रहा। आप देखिए, हम लोगों ने प्रचार भी किया, हमारे बीएलएस जो हैं, बीएलओ को पूरी तरीके से कॉपरेशन किए, और साथ ही साथ हम लोगों ने बकायदा पूरा शिविर लगवाया, उनके भी भोजन पानी का इंतजाम कराया, और सारे वोटरों को बनाने का काम किया। जो हमारे हाथ में था वो हम लोगों ने किया। बावजूद इसके हम लोगों ने ये कहा था कि जब प्रकाशित होगा तब असल बात पता चलेगी, और डिजिटल रूप से अगर आप सत्यापन नहीं करा सकते हैं तो हम जानेंगे कैसे कि किनका नाम चढ़ा था और किनका नहीं चढ़ा। दूसरी चीज, हमारे कई जिला अध्यक्षों की ये कंप्लेंट आई है, बकायदा उन्होंने सबूत दिया, और उस सबूतों को हम लोग लेके चुनाव आयोग के पास गए हैं कि आप वो लोग जो जीवित है उनका नाम काटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो बीएलओ बन करके घूम रहे हैं, और उनसे और जो है वो फर्जी फार्म जमा कर रहे हैं। और बकायदा इस चीज की कंप्लेंट हम लोग ने जिला अधिकारियों से भी की है, जो कि जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं उस समय के। तो हम लोगों ने अपनी पूरी की पूरी कर्तव्यों का निष्पादन किया। एक बात आपको हम और कहेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट भी, और हमारा ये कहना है दीपक जी, हमारे मित्र बैठे हैं, अमित जी बता देंगे कि भाई चुनाव आयोग तो आप ही का है उत्तर प्रदेश में, चाहे केंद्रीय और चाहे राज्य का। अभी हमारे यहाँ जो राज्य की सूची का अवलोकन किया, इनके मुख्य चुनाव आयुक्त जो यहाँ हमारे लखनऊ के हैं, उन्होंने जो नगर पालिका और इसकी नगर पंचायतों की जो लिस्ट बनाई, वो आपके एसआईआर में जो 12 करोड़ 50 लाख से हैं उससे ज्यादा 50 लाख ज्यादा हैं। उसके बाद भी केवल वो गांव की लिस्ट है, जहां प्रधानी का चुनाव होता है, जहां बीडीसी का चुनाव होता है। तो उतने वाली लिस्ट में ही आपके एसआईआर को धता बता दिया उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त ने अपनी लिस्ट में। और हम इन्हीं दोनों लिस्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं कि हमें केवल ये तय कर दिया जाए कि दोनों लिस्ट, क्योंकि उत्तर प्रदेश, ये तो बंगाल है नहीं उत्तर प्रदेश, कि आप कह देंगे साहब ममता बनर्जी की सरकार दोषी है।
यहां तो योगी जी हैं और वहां मोदी जी हैं, दोनों आपके ही चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त, चाहे दिल्ली में जो केंद्र के बैठे और राज्य के यहां पर। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट बतावे और ये दोनों लोग बतावें कि किसकी लिस्ट सही है। किसकी लिस्ट सही है अनंत अभी जी बताइए, किसकी लिस्ट सही है? ये भी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। जल्दी से क्विकली जवाब दीजिए, मेरा वक्त खत्म हो गया है। देखिए दीपक जी, सभी को स्वतंत्रता है न्यायालय में जाने की, न्यायालय में जाना भी चाहिए अगर आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें यह लग रहा है कि एसआईआर प्रक्रिया ये देश की जरूरत थी और निश्चित तौर पे होना चाहिए और इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। श्रीवास्तव साहब सुनिए भाई, ये बता दीजिए कि आपका राज्य चुनाव आयुक्त सही जो गणना किया है या केंद्र का, यही एक बात बता दीजिए। नहीं, हमको नहीं, दूसरा हमारी नहीं बात सुनिए। देखिए अभी एक कौन महीने का सही है ये समय बता दिया दीजिए, गया है। आपके अगर अनुसार किसी कौन व्यक्ति का नाम कट गया है तो नाम जोड़ने की व्यवस्था है और किसी व्यक्ति का अरे नाम भाई, यदि यहाँ आपको तो लग आपके रहा है, कटवाने गलत के व्यक्ति लिए का लोग नाम लगे है तो हुए काटने हैं। की व्यवस्था है। आप यहाँ इसके को के काटने के फार्म बरामद हुए हैं। पूरे हम लोगों सिस्टम है ना, सूचना रिपोर्ट कराने के लिए बकायदा सिस्टम है ना, किसी का नाम कट जाए या किसी का नाम जुड़ जाए, बकायदा आपके ठीक है, यहीं पर रुकना पड़ेगा। आप दोनों क्रॉस आर्गुमेंट में लगे हैं। आपको पता है जब डिजिटली आप जुड़ते हैं तो आप दोनों की आवाज कटती। मैं यहीं पर रुकूंगा